मैं पीयूष अग्रवाल निर्मल पीजी कॉलेज के द्वारा चलाई गई ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की अपनी क्लास बीएससी थर्ड ईयर प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की है और उसका आज का अपना टॉपिक है वाटर या जल। तो हमने पिछली कक्षा में या पिछली क्लास में देखा था कि जल क्या होता है और जल कैसे सजीवों के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो हमने देखा कि जल एक बायोमोलिक्यूल या जैविक अणु की तरह कार्य करता है और जल के द्वारा ही जीवन संभव होता है, इसलिए जल ही जीवन का आधार होता है। और सजीवों की जो उत्पत्ति हुई थी वो एक जलीय विलयन में ही हुई थी, इसलिए सजीवों का जीवन यापन एक जलीय विलयन में ही संभव है। जलीय विलयन में संभव होता है। उसके बाद अपन ने बात करी थी कि जल के अणु की संरचना के बारे में। तो जल का अणु में हम देखते हैं कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल के साथ सह संयोजी बंध के साथ में जुड़ा हुआ होता है और ऑक्सीजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। इनको अपन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसको हिंदी में नाम दिया जाता है। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से जल के अणु में असममित इलेक्ट्रॉनों का वितरण पाया जाता है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कार्य करते हैं कि ये हाइड्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन किसने आकर्षित कर लिए? ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने। तो हाइड्रोजन पर अपना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। इस प्रकार हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इस प्रकार जल का अणु द्विध्रुव दर्शाता है। जल का अणु डाई इलेक्ट्रिक पोल या विद्युत ध्रुवणता या द्विध्रुव दर्शाता है। विद्युत ध्रुवणता दर्शाता है। हमने उसके आगे बात की थी कि जल के अणु की संरचना में और क्या क्या होता है। तो जल के अणु में हम देखते हैं कि जल के अणु में और भी हम आगे बात करें तो जल का अणु ठोस, द्रव, गैसों में भी पाया जाता था। और जल के अणु में ठोस के रूप में बर्फ़ की संरचना में हमने देखा कि एक जल का अणु अपने चारों ओर अन्य जल के अणु के साथ में व्यवस्थित था और चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण कर रहा था। तो ये बर्फ़ के जल के अणु में संरचना थी और उसमें हाइड्रोजन बंध भी उपस्थित थे। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट था। उसके बाद में हमने देखा कि जल के रासायनिक एवं भौतिक गुण। तो जल के हमने रासायनिक एवं भौतिक गुणों में बात की थी। तो उसमें हमने क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और घनत्व, डेंसिटी की हम बात कर चुके थे। तो जल की जो घनत्व या डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है। घनत्व
अब अपन उसके बाद में अपना नेक्स्ट गुण था वो है अपना विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है कि किसी भी पदार्थ में 1 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस बढ़ाने पर उसका तापमान बढ़ जाए। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर तापमान में वृद्धि को ही हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो सबसे अधिक होती है और यह पादपों में जल को द्रव अवस्था में बनाए हुए रखता है। यह पादपों में जल को धीरे धीरे गर्म होने से बचाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गुण की, तो उसमें आता है अपना पृष्ठ तनाव, जिसको हम सरफेस टेंशन भी बोलते हैं। पृष्ठ तनाव होता क्या है कि जल के अणुओं के चारों ओर या परिधि पर लगने वाले बल को, जल के अणु के चारों ओर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो पृष्ठ तनाव पादपों में कैसे उपयोग होता है कि पृष्ठ तनाव की सहायता से पादपों में जड़ों के द्वारा अवशोषित किया हुआ जल या खनिज लवण पादपों के शीर्ष तक ऊंचाइयों तक पृष्ठ तनाव की सहायता से केशिका नली में होते हुए पहुंचता है। अब देखते हैं अपन केशिका नली क्या होती है। केशिका नली एक बहुत पतली संरचना होती है, अपने बाल जैसी पतली हुई संरचना होती है। उसकी सहायता से या उसमें होते हुए पृष्ठ तनाव में की सहायता से ये केशिका नली में होते हुए जल अपना पहुंच जाता है। अब अपन आगे गुण की बात करें तो उसमें आता है अपना श्यानता, जिसको अपन इंग्लिश में विस्कोसिटी भी कहते हैं। जैसा कि आपने कब पहले पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि श्यानता क्या होती है, तो श्यानता को अपन ज़्यादा ना पढ़कर यहाँ पर थोड़ी सी बात करें तो श्यानता क्या है, एक गाढ़ेपन को लेकर एक बात की जाती है। तो श्यानता क्या, गाढ़ापन। जिस पदार्थ में जितनी गाढ़ापन होगा उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होती है। गाढ़ापन अधिक होगा तो उसकी श्यानता या विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। ये गुण होता है श्यानता। अब जल तो द्रव अवस्था में होता है, तो जल की जो श्यानता होती है वो थोड़ी कम पाई जाती है। जल की श्यानता कम होती है, तो इसी गुण को ध्यान में रखते हुए श्यानता पादपों में जल के आरोहण या अन्य पदार्थों के रसारोहण में सहायता करता है। तो श्यानता इस प्रकार से पादपों में आवश्यक होती है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं जल के अगले गुण के बारे में, तो उसमें है अपना गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है कि किसी भी पदार्थ के ठोस अवस्था या जमाव बिंदु से किसी भी पदार्थ की ठोस अवस्था
या जमा बिंदु, जमा बिंदु से द्रव अवस्था में बदलने के लिए, द्रव अवस्था में बदलते ही जो ऊष्मा मुक्त होती है, द्रव अवस्था में बदलने पर मुक्त हुई ऊष्मा को अपन गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब जल की गुप्त ऊष्मा क्या है? अधिक होती है और विशिष्ट होती है। तो ये पादपों में जल तापमान के नियंत्रण में भी सहायता करता है। तो गुप्त ऊष्मा से क्या होता है? ये पादपों में तापमान, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट गुण की बात करें तो पादप में जल क्या होता है? और भी अनेक क्रियाओं जैसे कि विसरण, परासरण आदि क्रियाओं में सहायक होता है, आदि क्रियाओं में सहायक होता है। अब अपन नेक्स्ट और भी देखें तो उसमें अपन देखते हैं कि जल क्या पारदर्शी होता है। पारदर्शिता का इसमें गुण होता है। पारदर्शिता से क्या होता है कि तालाबों में, झीलों में, पोखरों में जल के अंदर भी पादप पाए जाते हैं। तो सूर्य की किरणें जल के माध्यम से होते हुए उन पादपों को मिलती हैं। जल निगमन पादप, ऐसे पादप जो जल में ही पाए जाते हैं, जल में पाए जाने वाले पादप जल निगम पादप होते हैं। तो उनमें सूर्य की ऊष्मा जल के पारदर्शिता गुण के होने के कारण ही उनको मिल पाती है, जिससे कि वह पादप अपना भोजन निर्माण करते हैं। अब अपन उसके बाद में बात करें जल का अणुभार। जल का अणुभार देखते हैं कि अपन जल की संरचना में एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के अणु होते हैं। तो अपन जानते हैं कि ऑक्सीजन का अणुभार 16 होता है और 2 हाइड्रोजन के अणु होते हैं। तो एक हाइड्रोजन के अणु का अणुभार 1 होगा। चूँकि इसमें 2 हैं तो 2 ले लेते हैं। तो जल के अणु का अणुभार 18 होता है। अब अपन उसके आगे की बात करते हैं कि जल के रासायनिक और भौतिक गुण अपने पूरे होते हैं। तो जल अपने पादपों में किस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है? अगर जल पादपों से हटा दिया जाए तो क्या पादपों में जीवन संभव है? तो अपना टॉपिक आता है पादपों में जल की उपयोगिता। तो पादपों में जल की काफ़ी उपयोगिता होती है। तो उसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य के रूप में, या जीव द्रव्य के रूप में। तो प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य के रूप में क्या होता है कि जीव द्रव्य का मुख्य घटक जल ही होता है और जीव द्रव्य में 19% वाटर ही पाया जाता है। 90% जल उपस्थित होता है। अगर हम
किसी भी कोशिका के जीव द्रव्य से जल को निकाल देते हैं तो उसमें जीवन की क्षमता बहुत कम हो जाती है। जीवन क्षमता कम हो जाती है। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि किसी किसी पादप के बीजों में सीड्स में जल की मात्रा 5% होती है। अगर हम जल की मात्रा को इस परसेंट से भी अगर कम कर दें तो बीज में अंकुरण की क्षमता बहुत कम हो जाती है। अंकुरण क्षमता कम हो जाती है और इस जल की मात्रा को बढ़ाने पर अंकुरण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार जल प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य का मुख्य घटक होता है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो जल क्या होता है? विलायक के रूप में भी कार्य करता है। विलायक के रूप में जल क्या है? एक कोशिका में विलायक के रूप में भी कार्य करता है और जल एक सार्वत्रिक विलायक होता है। यह कोशिकाओं में अकार्बनिक और कार्बनिक द्रव्य को मिलाकर आवागमन में सहायता करता है। कार्बनिक और अकार्बनिक अणुओं का विलय के रूप में आवागमन करता है। तो जल एक सार्वत्रिक विलायक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट अपन पॉइंट देखते हैं कि जल का और भी क्या क्या गुण होते हैं। तो जल क्या है? एक अपने अभिक्रियाओं में तो जल क्या है? अभिक्रियाओं में एक अभिकारक के रूप में कार्य करता है। अभिकारक के रूप में कार्य करता है। अभिकारक के रूप में हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलकर सूर्य के प्रकाश, यूवी लाइट और क्लोरोफिल के साथ मिलकर यह अपना भोजन का निर्माण करता था। तो जल एक अभिकारक के रूप में कार्य कर रहा है। अभिकारक, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में जो पदार्थ काम में आते हैं उनको अभिकारक कहते हैं और जिनका निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहा जाता है, प्रोडक्ट। तो जल का अभिक्रियाओं में अभिकारक के रूप में इस प्रकार से उपयोग होता है। तो अपनी इस क्लास में आज के लिए इतना ही। तो अगला जो और भी गुण हैं वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।